स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ कि ना बोल दो यार। हाँ दादा। स्क्रीन दिख रहा है, हाँ दादा। स्क्रीन दिख रहा है, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच स्क्रीन दिखने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेड सॉलिड, नॉर्मल पहले सॉलिड सॉल्यूशन करेंगे। लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए एक दिन अलग से क्लास लेंगे। वो अर्चना का डाउट है एक्सोल्यूशन में, उसी क्लास के अंदर हम लोग एक्सोल्यूशन की डाउट जो है वो क्लियर करेंगे और साथ में लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। पर आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल सॉलिड सॉल्यूशन। नॉर्मल नॉर्मल सॉलिड सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉलिड सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे नॉर्मल टर्म ऐड कर रहा हूँ। नॉर्मल टर्म किसी जगह पे ऐड नहीं होता है, पर हाँ वही बस ऐड कर रहा हूँ वैसे। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, कौन किसको मालूम है? हाँ, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? दादा अगर 3 टाइप का मिनरल मतलब क्रिस्टलाइज होता है तो उस पर सॉलिड सॉल्यूशन के जरिए वो क्रिस्टलाइज होता है। वो ट्रायंगल के 3 पॉइंट पे 3 टाइप का कंपोजिशन रहेगा और वो लोग टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से क्रिस्टलाइज करेंगे। नहीं, ऐसे अगर ट्रायंगल की बात करें तो वो तो हमारा क्या बोलते हैं ना कि इसके हिसाब से भी हो सकता है। नॉर्मल क्या है, नॉट यूटेक्टिक सॉल्यूशन के साथ भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली कि अगर ट्रायंगुलर डायग्राम आएगा तो सॉलिड सॉल्यूशन के थ्रू ही होगा, ये बात है नहीं। ऐसे कोई बात तो है नहीं, ठीक है ना? तो कि नॉर्मल डायग्राम, एक ट्रायंगुलर डायग्राम में जो 3 कंपोनेंट है, पहले बात तो ये है कि वो जब हम ट्रार्डरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक ट्रायंगुलर डायग्राम अगर ऐसे करके ट्रायंगुलर डायग्राम है, ट्रायंगुलर डायग्राम अगर है ऐसे करके, तो बोल रहे हैं कि ट्रायंगुलर डायग्राम में 3 ट्रायंगल जो आता है उसमें सॉलिड, ये जो 3 कंपोनेंट रहता है, ए बी एंड सी, तो बोल रहा है इन तीनों में सॉलिड सॉल्यूशन रहता है, हाँ ना? यही बोल रहा है ना तू? हाँ दादा। हाँ। पर ऐसे नहीं होता है। जब हम टर्नरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये ए बी सी तीनों के बीच ही यूटेक्टिक सिस्टम भी रह सकता है, ए बी के बीच यूटेक्टिक भी, ए एंड सी के बीच पेरिटेक्टिक रिलेशन भी रह सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे नहीं बोलते। प्रेरणा, नैतिक सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? দাদা এরকম তো বলতে পারবো যে মানে অনেকগুলো মিনারেল গ্রুপের মধ্যে হলো যখন কম্পোজিশন ভ্যারি করবে কন্টিনিউয়াস ভাবে তখন হলো একটা এন্ড মেম্বার মানে মানে কন্টিনিউয়াসলি ফর্ম করলো তখন মানে একটা এন্ড মেম্বার আরেকটা এন্ড মানে অন্য কে দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল, যেমন ইন্টারস্টিশিয়াল ভাবে বা কোনো কোনো একটা অ্যাটমসের অমিশন হলো তখন, এগুলোকে তো সলিড সলিউশন বলতে পারবো। अच्छा, নৈতিক? মানে আমার কাছে তো মানে কনসেপ্ট ওইরকম, মানে যে দুটো থাকবে, মানে একটা সলিউশন হবে। আচ্ছা, সলিড সলিউশন হওয়ার জন্য এক সেকেন্ড দাঁড়ান, একটু বাথরুম যাচ্ছি। সলিড সলিউশন হওয়ার জন্য মিনিমাম মানে রিকোয়ারমেন্টটা কি সেটা আমাকে বলো। রিকোয়ারমেন্টটা কি, একটা সলিড সলিউশন হওয়ার জন্য রিকোয়ারমেন্টটা কি? দুটো কম্পোজিশন, হ্যাঁ, দুটো আলাদা মিনারেল। দুটো আলাদা মিনারেল, এটাই রিকোয়ারমেন্ট, আর কোনো রিকোয়ারমেंट नहीं। দুটো যে কোনো দুটো আলাদা মিনারেল থাকলেই, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल रहा तब भी जाके वो सॉलिड सॉल्यूशन যারা दिखाएगा। ইনমিসিবল, মানে নন রিঅ্যাক্টিভ হবে, মানে দুজন রিঅ্যাক্ট করবে না।
নন রিঅ্যাক্টিভ হবে, रिएक्ट করবে না। ये था सॉलिड सॉल्यूशन का बेसिक फंडा। तुम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हो क्या? हाँ, मैं बक रहा हूँ क्लास में, तुम लोग मतलब घर में कुछ पढ़ नहीं रहे हो क्या? मैं सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर तो क्लास कराया है मिनरोलॉजी में कि सॉलिड सॉल्यूशन कब होता है, करवाया कि नहीं करवाया? सॉलिड सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन करके क्लास नहीं किया है मैंने? देखते हैं चलो मिनरोलॉजी में है कि नहीं। ये मिनरोलॉजी का हम लोग का शीट है, चलो इसमें देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन मैंने करवाया है कि नहीं। এক্সাম্পল দিয়ে বলবো একটা। यही तो करवाया है, सब्स्टिट्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर भी है, ये सब सब्स्टिट्यूशन मतलब सॉलिड सॉल्यूशन ही है। ओमिशन सब्स्टिट्यूशन, इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन, कपल सब्स्टिट्यूशन करवाया तो है, तो फिर भी क्या हो रहा है? क्या बता, एग्जाम्पल देके बता उसको प्रॉब्लम। যেমন ধরো যদি মানে যদি ফসফেরাইট আর ফায়ালাইট ধরি অলিভিনের মধ্যে, তাহলে পরে ধরো ফসফেরাইট Mg2SiO4 আর ফায়ালাইট হলো Fe2SiO4। এবার ওই মানে Mg2টাকে Fe2 রিপ্লেস করবে আর হলো তোমার Fe2 কে Mg2 দিয়ে রিপ্লেস করবে, তো এটাকে হলো সিম্পল সাবস্টিটিউশন বলতে পারি, যে মানে দুটো। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का बेसिक फंडा जो है, सॉलिड सॉल्यूशन देखो हर एक एक चीज में हर बार अगर कुछ भी मिनरोलॉजी में जो चीज पढ़ा रहा हो वो फिर इग्नियस में आके फिर से दोहराना पड़े तो मिनरोलॉजी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना। एक सेकंड, क्लास नीचे ना, ठीक है ना, वो तो रिटेन करना है ना। और रिटेन कैसे करना है कि क्लास करके छोड़ दिए वैसे तो रिटेन नहीं होता है। रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, घर में जाके पढ़ना पड़ता है, वो तुम लोग नहीं कर रहे हो। मैं अच्छा नहीं लगता। अभी देखो जैम का सिलसिला जो है तुम लोगों का, उसमें मेरा काम जो है पढ़ाना है। मैं कर रहा हूँ जितना मेरा पॉसिबिलिटी है, मैं उतना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ऊपर जाके छोड़ दे रहा हो, कुछ समझा नहीं रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है। अच्छा प्रेरणा, ये सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कब दो आयन्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसके लिए क्या है रूल, क्या है? साइज एंड चार्ज। अच्छा, साइज एंड चार्ज, ठीक है, ऊपर है। साइज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? মানে 15% বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে। 15% से ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। হ্যাঁ মানে তুমি প্লাস মাইনাস দিয়ে কিছু একটা লিখেছিলে, তার তো ওটাই মানে হবে। प्लस माइनस 15% मतलब क्या है कि 15% से ज्यादा भी नहीं होगा, 15% से कम नहीं होगा। मतलब ও एक আচ্ছা আচ্ছা।
एक एक सपोज ए का है 100 यूनिट रेडियस, तो बी का रेडियस 115 यूनिट भी हो सकता है, 85 यूनिट भी हो सकता है। अगर 85 यूनिट से छोटा होगा तब भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, 115 से बड़ा होगा तब भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। प्लस माइनस 15 का मतलब ये है। अच्छा, तो सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोगों को एक फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, हम लोगों को एक मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलता है। मिक्स्ड कैसे, क्यों मिक्स्ड मिलता है? क्योंकि अगर हम फॉस्फेटाइड और फायरलाइट देखें, अगर हम ओलिविन देखें तो ओलिविन में फॉस्फेटाइड एंड फायरलाइट मिक्स रहेगा हमेशा। प्योर फॉस्फेटाइड तब भी जनरेट होगा जब सिस्टम में बस सिस्टम में बस Mg ही रहेगा, Fe रहेगा ही नहीं। अगर Fe थोड़ा बहुत भी रह लिया तो कुछ कुछ फॉस्फेटाइड में Fe क्या करेगा, Mg को जाके रिप्लेस कर देगा। दोनों गोल्डस्मिथ रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है दोनों, एक होता है साइज 15% से प्लस माइनस 15% एंड है चार्ज सिमिलर। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तब भी जाके सॉलिड सॉल्यूशन होता है, तब भी जाके सब्स्टिट्यूशन होता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन का भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि ना ओमिशनल सब्स्टिट्यूशन, इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, coupled substitution, etc etc। एवं जहां जहां ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हम लोगों को एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जहां जहां ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिल रहा है, उसको ही हम बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे फेल्सपार ग्रुप में, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार ग्रुप में बहुत अच्छे सॉलिड सॉल्यूशन दिखाता है। प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार का दोनों एंड मेंबर क्या है? एंड मेंबर क्या है दोनों एंड मेंबर? अल्बाइट एनोथाइट। एल्बाइट एंड नॉर्थाइट। एल्बाइट का फॉर्मूला क्या है? क्या है एल्बाइट का फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला क्या है? हाँ बोल। NaAlSi3O4 नहीं, हाँ? O8 8 O8 NaAlSi3O8। श्योर? हाँ दादा। हाँ NaAl Si3, फिर इसके बाद Si3O8। Si3O8। एंड एनॉर्थाइड का फॉर्मूला क्या है? सोडियम में जगह तो पोटेशियम। हाँ, सोडियम में जगह पोटेशियम। Ca ক্যালসিয়াম থাকবে, CaAl2Si2O8। हाँ दादा ठीक है। ठीक है नैतिक पढ़ किंतु। तो गया, ठीक है चलो ये तो ठीक है। अभी बताओ कि इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारे मिनरल रहते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा जब ये 100% है और ये भी 100% है, तब जाके ये केमिकल फॉर्मूला रहता है। और अगर ऐसे हुआ कि एल्बाइट एल्बाइट 10 to 30, एल्बाइट 30 to 50, ऐसे जब होता है तब क्या क्या मिनरल बनता है इन दोनों के बीच? ओलिगोक्लेज बनता है पहले अल्बाइट का बाद, और देन एंडेसाइन, लैब्राडोराइट, बाउटोनाइट एंड अनोथाइट। वेरी नाइस। ओलिगोक्लेज, ओलिगोक्लेज, एंडेसाइन, लैब्राडोराइट, बाउटोनाइट एंड अनोथाइट। एंडेसाइन, बाइटोनाइट, लैब्राडोराइट
and then anorthite, right? दादा labradorite then bitonite. Labradorite then वो bitonite वाला। ना? अच्छा, मेरे को भी याद नहीं वो चेंज हो गया। हाँ, labradorite then bitonite। अच्छा अच्छा, इसमें कितना कितना परसेंटेज करके कौन रहता है याद है? दादा वो पहला वाला का 10 से 30 था। पहला वाला का 10 से 30 क्या 10 से 30 था? एल्बाइट या एनॉर्थाइट 10 से 30 था? एनोथाइट 10 से 30 और इसका 70। एंडिसाइन का 30 to 50, राइट? हाँ 30 to 50 देन 50 to 70। 70 to 90। हाँ 70 to 90। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना कि एल्बाइट 90 to 60, हाँ कि ना? हाँ दादा। एल्बाइट, और इसको सब हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, और सबसे अच्छा है लिखना इस प्रकार से कि एल्बाइट 90 एनॉर्थाइट 10 टू एल्बाइट 60 एनॉर्थाइट एनोथाइट 30। ऐसे करके लिखना सबसे अच्छा है। ठीक है, चलो ये सब, हाँ थैंक यू, ये याद रखने के लिए ये सब याद रखना है, एग्जाम से पहले याद रखना है, ठीक है? हाँ दादा। अच्छा चलो, अभी हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं। पिछला वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया था ना? यूटेक्टिक सिस्टम कंप्लीट हो गया था, हाँ कि ना? हाँ दादा। कुछ डाउट है यूटेक्टिक सिस्टम से? कुछ डाउट है इस सिस्टम से? कुछ भी डाउट है तो पूछो यार। नहीं है, एकदम पूरा क्लियर है, 100% सब क्लियर है। हाँ ना तो बोल दो, क्लियर है सब? हाँ दादा। हाँ दादा। एकदम ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एल्बाइट एनॉर्थाइट सिस्टम। एल्बाइट एनॉर्थाइट सिस्टम, एल्बाइट एनॉर्थाइट सिस्टम, ये सिस्टम में, और अलेक्सा लाइट ऑन। अलेक्सा लाइट टू 100%। अलेक्सा लाइट टू वाइट। अलेक्सा लाइट टू वाइट। अच्छा चलो, तो ये सिस्टम में और यूटेक्टिक सिस्टम में प्रीडोमिनेंट जो डिफरेंस है, ये सिस्टम में और यूटेक्टिक सिस्टम में प्रीडोमिनेंट जो डिफरेंस है, यूटेक्टिक सिस्टम में क्या था? यूटेक्टिक सिस्टम से हम एक लिक्विड से स्टार्ट कर रहे थे, हाँ कि ना? एक लिक्विड से स्टार्ट कर रहे थे। जो लिक्विड के अंदर जो क्या था कि दोनों डाइऑक्साइड का कंपोनेंट भी था, एनॉर्थाइड का कंपोनेंट भी था, हाँ कि ना? हाँ दादा, बल्क मास कहते हैं उसे। मतलब लिक्विड जो था वो मिसिबल था। हाँ दादा। पर जब सॉलिड बन रहा था, वो क्या मिसिबल था? ना, उसमें दो फेज जाता था, दो मिसिबल नहीं था। वो इमिसिबल था। वो इमिसिबल था। पर इसके लिए यहां पे हम लोग जो करेंगे कि ये सॉलिड सॉल्यूशन में जो है, ये लिक्विड एंड सॉलिड दोनों ही मिसिबल होगा। लिक्विड एंड सॉलिड दोनों ही मिसिबल होगा। मतलब सॉलिड टू सॉलिड भी ट्रांसफर हम लोगों को, ऐसे नहीं कि यहां पर भी दो फेजेस में आएगा, पर क्या होगा कि एक सॉलिड है और दूसरे एक सॉलिड है, ये सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों को दिखाई देगा। सॉलिड टू सॉलिड चेंजेस भी हम लोगों को दिखाई देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या है कि यहां पे मिसिबल बोथ सॉलिड एंड लिक्विड जो है, दोनों ही हम लोगों का मिसिबल होगा।
जो कि ना पिछले बार नहीं हो रहा था। जो एनोथाइड एल्बाइट एनोथाइड डाइऑक्साइड इंसर्ट क्या सिस्टम था? मेरा ना तबीयत इतना खराब है, मेरा कुछ याद नहीं आ रहा। क्या सिस्टम था भैया? डाइऑक्साइड एनोथाइड सिस्टम में जो नहीं हो रहा। अभी चलो हम लोग देखेंगे सिस्टम में जाते हैं। ये बहुत इजी सिस्टम है, हर जगह ये पहले पढ़ाया जाता है ज्यादातर, पर ठीक है हम लोग नहीं पढ़े, उसका पीछे भी रीजन था। तो सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन चलो देखते हैं कैसे होता है सिस्टम। बहुत इजी है, छोटा क्लास हो जाएगा आज, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो सिस्टम में टाइम देके इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नियस में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, जैम में सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, रॉक के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन। इग्नियस में 3-4 तरीके का क्वेश्चन होता है। एक होता है क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो रॉक का नाम हो गया तुम्हारा। एक होता है इग्नियस स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया। एक हो गया तुम्हारा क्या टेक्सचर के ऊपर क्वेश्चन, और एक हो गया ये सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन। अभी क्लासिफिकेशन, टेक्सचर और एक दशा तुम्हारा वो इग्नियस स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत कंपैरेटिवली इजियर रहता है। मतलब इजियर इन द सेंस पढ़ोगे तो हो जाएगा, पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही ये सिस्टम वाला क्वेश्चन आता है वहां पे लोग नहीं आंसर कर पाते हैं। क्यों? क्यों? सिस्टम वाला क्वेश्चन बस पढ़ के नहीं होता है, सिस्टम वाला क्वेश्चन समझ के होता है। सिस्टम वाले से नेट भी आता है, वो नेट भी नहीं समझोगे सिस्टम तो नहीं कर पाओगे। तो देखेंगे हम नेट भी करेंगे क्लास में इग्नियस सिस्टम के ऊपर जो नेट आते हैं। तो इस साइड में आता है हम लोगों का एल्बाइट, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो है 1090 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आता है हम लोगों का एनोथाइड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 1553 डिग्री सेल्सियस। पिछले बार भी देखे थे। अभी इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनोथाइड का परसेंटेज कितना है? 100। 100%। और एल्बाइट का परसेंटेज इस पॉइंट पे कितना है? 100। 100। तो अगर हम डायग्राम पहले तो ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे कि इसका डायग्राम ऐसे होता है। इसका डायग्राम ऐसे होता है। तो चलो पहले तो हम लोग डायरेक्टली एक लिक्विड ले लेते। तो लिक्विड से क्या है कि सपोज यहां पे एक लिक्विड है, लिक्विड का नाम देते हैं L1। तो पहले जब धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? यहाँ पे जनरेट होगा, देखो इससे अगर हम ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू एल्बाइट एनोथाइड, पैरेलल टू एल्बाइट एनोथाइड लाइन, वो जिस पॉइंट पे इस सॉलिडस को हिट कर रहा है, एट ये इसका है लिक्विडस, ये है इसका लिक्विडस, ये है इसका सॉलिडस, ये है। जैसे ही हम धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं और लिक्विडस को टच कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा, ताकि ना तब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, यहां पहले बार क्या हो रहा था? पहले की जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे तो पहले प्योर डाइऑक्साइड या फिर प्योर एनोथाइड जनरेट हो रहा था, यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो हम चलो देखते हैं। क्या होता है यहाँ पे जैसे ही हम लिक्विडस को टच कर रहे हैं, तो एक हम लोगों का सॉलिड क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे सॉलिड जनरेशन स्टार्ट हो गया। तो कौन सा कॉम्पोजिशन का सॉलिड जनरेट होगा? इससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उसका जो वो सॉलिडस को जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन का एक सॉलिड हम लोगों को जनरेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जैसे ही वो क्रिस्टलाइज कर गया, जैसे ही वो क्रिस्टलाइज कर गया, जैसे ही थोड़ा बहुत सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, हाँ कि ना? करेगा कि नहीं करेगा? मैंने हाँ पिछली दादा। बार बोला था कि जैसे ये वाला कॉम्पोजिशन यहाँ से थोड़ा एनोर्थाइट और यहाँ से थोड़ा एल्बाइड भी है, दोनों ही जैसे निकल गया, ये लिक्विड जो था इसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, हाँ कि ना? चेंज जैसे ही होगा ये मूव करके इस पॉइंट पे आ जाएगा। अभी जैसे मूव करके इस, दादा आरेकबार रिपीट करो ना। हाँ मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट पे जैसे ही लिक्विडस को टच किया बाल कॉम्पोजिशन, तब भी बी पॉइंट पे सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट हो गया। अब इस सॉलिड का कॉम्पोजिशन क्या है, बी पॉइंट का जो कॉम्पोजिशन है सॉलिड का कॉम्पोजिशन भी वही है, हाँ कि ना? हाँ हाँ दादा। तो जैसे ही सॉलिड क्रिस्टलाइज किया, जैसे ही सॉलिड थोड़ा बाहर निकाल दिया हम लोग इस लिक्विड से, कभी लिक्विड का कॉम्पोजिशन और L1 नहीं रहा, रहा कि नहीं? हाँ रहा। तो हम नहीं लिक्विड रहा। के वहां से तो नहीं रहा। तो जैसे ही नहीं रहा तो क्या वो इस साइड मूव करेगा, हाँ कि ना? इस साइड मूव करेगा। हाँ दादा। हाँ अब तुम ये पूछ सकते हो क्यों भैया इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड क्यों नहीं मूव कर रहा है? कौन बताएगा? টেম্পারেচার তো লো হচ্ছে মানে टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर कहा, एक टेम्परेचर लो हो रहा है, फैक्ट। दूसरा और भी अच्छा लॉजिक, दादा उसका मतलब वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो नीचे की तरफ ही आएगा शायद। वेट, किसका वेट डिक्रीज हो रहा है? वो लिक्विड का अमाउंट जो डिक्रीज हो रहा है इसीलिए। लिक्विड का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैं ये पूछ सकता हूं कि एल्बाइड की तरफ क्यों मूव कर रहा है? एनार्थाइड की तरफ भी तो मूव कर सकता था, ये क्यों नहीं हो रहा है? इसी डायरेक्शन पे क्यों मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव कर रहा है? नैतिक की মনে হচ্ছে, क्या लग रहा है? दादा क्योंकि उसमें अल्बर्ट का अमाउंट ज्यादा होगा शायद। क्यों एल्बाइड का अमाउंट ज्यादा होगा? क्यों एल्बाइड का अमाउंट ज्यादा होगा, बोल एकदम नहीं सही। दादा उसमें तो कोई भी मतलब अल्बर्ट का साइड भी है ना थोड़ा ज्यादा उस तरफ, इसीलिए। नहीं, अगर लिक्विड इस पॉइंट पे भी होता, अगर लिक्विड इस पॉइंट पे भी होता तब भी इसी साइड मूव करता। यहाँ पे वैसा कोई नहीं होता है, वो यूटेक्टिक पॉइंट वाला सीन है, तब भी इसी साइड ही मूव करता, इस साइड नहीं मूव करता। क्यों हो रहा है देखो, क्यों हो रहा है? यहां पर जो सॉलिड बन रहा है, सॉलिड बन रहा है उसमें एनॉर्थाइड 80 एल्बाइड 20 ऐसे का इस रेशियो में बन रहा है, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो एल्बाइड 80 एनॉर्थाइड 80 एल्बाइड 20 इस रेशियो से बन रहा है, हाँ कि ना? तो एनॉर्थाइड हाँ दादा। ज्यादा रेशियो में बन रहा है कंपेयर टू एल्बाइड। एनॉर्थाइड ज्यादा रेशियो में बन रहा है कंपेयर टू एल्बाइड। तो अगर एनॉर्थाइड ज्यादा रेशियो में बनेगा, ये क्या बन रहा है? एनॉर्थाइड ज्यादा, सॉलिड ज्यादा बन रहा है। ये हो रहा है सॉलिड का कॉम्पोजिशन। सॉलिड जो है उसमें एनॉर्थाइड का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है कंपेयर टू एल्बाइड। मतलब लिक्विड से ही सॉलिड बन रहा है, इस लिक्विड L1 से ही तो सॉलिड बन रहा है। तो लिक्विड से हम लोग ज्यादा एनॉर्थाइड निकाल रहा है कंपेयर टू एल्बाइड, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो एक लिक्विड था, ठीक है ना? एक लिक्विड था, लिक्विड में 6 एल्बाइड था और 3 एनॉर्थाइड, चलो 5 एनॉर्थाइड था, 6 एनॉर्थाइड था। सॉरी क्या बोल रहा हूं यार मैं, हट मम्बल कर रहा हूं। एक लिक्विड था, लिक्विड में 6 अमाउंट ऑफ एनॉर्थाइड था और 5 अमाउंट ऑफ एल्बाइड था। अभी 80-20 इस रेशियो में इससे निकालते हैं, चलो 80-20 रेशियो में अगर निकाले
तो करीब करीब अराउंड तुम्हारा 4 एनोथाइड चला जाएगा, 4 से भी ज्यादा होगा, और अराउंड 3 होगा, चलो 3 एनोथाइड होगा, 3 एनोथाइड होगा और 4 एल्बाइट होगा, 4 एल्बाइट होगा। तो जैसे धीरे धीरे एनोथाइड का रेशियो बढ़ रहा है, मतलब एनोथाइड का रेशियो तो यहाँ पे ज्यादा है, जब जो सॉलिड क्रिस्टलाइज हो रहा है उसमें एनोथाइड का रेशियो ज्यादा है, तो लिक्विड में एल्बाइट का परसेंटेज ज्यादा बढ़ रहा है, तो लिक्विड धीरे धीरे एल्बाइट की तरफ मूव करेगा। फिर से बोलता हूं, मैं पूरा फॉर्मूला कर दिया, फिर से बोलता हूं, देखो यहां पर जो सॉलिड क्रिस्टलाइज कर रहा है, सिंपल बात है, सॉलिड जो क्रिस्टल, इतना कॉम्प्लेक्स करके फायदा नहीं, सॉलिड जो क्रिस्टलाइज हो रहा है उस सॉलिड में एनोथाइड का रेशियो ज्यादा है, एल्बाइट का रेशियो कम है। तो सॉलिड किससे बन रहा है? एक लिक्विड से ही सॉलिड बनता है। तो लिक्विड से हम लोग ज्यादा क्या निकल रहे हैं? लिक्विड से हम ज्यादा निकल रहे हैं एनोथाइड। तो अगर लिक्विड से हम ज्यादा ज्यादा करके एनोथाइड निकालेंगे तो लिक्विड में क्या ज्यादा बचा रहेगा? एल्बाइट, हाँ कि ना? हाँ दादा। सॉलिड में एनोथाइड बढ़ेगा और लिक्विड में एल्बाइट बढ़ेगा, तो इसीलिए ये लिक्विड टुवर्ड्स एल्बाइट मूव कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ दादा। प्रेरणा, नैतिक? হ্যাঁ নৈতিকের কি হলো রে? दादा हाँ और एक तो डाउट है, ये जो अल्बाइट ही, हाँ अनोथाइड ही पहले क्यों मतलब ज्यादा ही अमाउंट में क्रिस्टलाइज हो रहा है और अल्बाइट क्यों नहीं? अच्छा, पहले क्यों एल्बाइट ज्यादा अमाउंट पे क्रिस्टलाइज हो रहा है, एनोथाइड क्यों कम अमाउंट पे? पहले क्या बोले? एनोथाइड ज्यादा अमाउंट पे अनोथाइड ज्यादा हो रहा है, हाँ अल्बाइट क्यों कम हो रहा है पहले ही? अल्बाइट की मतलब कम इस हो साइड से हो या इस साइड से, दोनों मतलब कहीं भी तरफ से ले लो, वही हाँ, तो हो रहा है ना कि अल्बाइट की तरफ वो मूव करेगा लिक्विड, वो क्यों हो रहा है मतलब? वो क्यों हो रहा है उसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है? कि आ, ये जो उसके पीछे मेल्टिंग पॉइंट का हाथ सबसे ज्यादा है। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? की एनोथाइड, प्योर एल्बाइट का मेल्टिंग पॉइंट और प्योर एनोथाइड का मेल्टिंग पॉइंट में बहुत अमाउंट का डिफरेंस है, राइट? एल्बाइट का हाँ मेल्टिंग दादा। पॉइंट बहुत कम है कंपेयर टू एनोथाइड। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे उसीलिए कि मेल्टिंग पॉइंट एनोथाइड का बहुत ज्यादा है, उसीलिए क्या होगा कि एनोथाइड बहुत कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर में भी मतलब लो टेम्परेचर में उतना स्टेबल नहीं है। एनोथाइड लो टेम्परेचर में उतना स्टेबल नहीं है, एनोथाइड का लिक्विड, राइट? हाँ दादा। तो इसीलिए एनोथाइड सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब वो ज्यादा दिखाता है, ज्यादा सॉलिड में कन्वर्ट, वो मतलब कन्वर्ट होता है। समझ आ रहा है? मतलब हाँ उसका दादा, मतलब वो उसमें स्टेबल नहीं है तो उस वो जल्दी ही मतलब क्रिस्टलाइज होने का मतलब चाहता है, जल्दी इसलिए क्रिस्टलाइज, जल्दी से। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, जल्दी क्रिस्टलाइज होगा। हाँ दादा समझ गई। अच्छा, अभी देखो, एक सेकंड, अभी देखो, धीरे धीरे लिक्विड इस तरफ, धीरे धीरे लिक्विड इसी डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रहा है। अभी पॉइंट एक्स पे जब आ रहा है, एक्स पे जब आ रहा है, तो सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका लाइन होता है एक्स वाई, चलो पकड़ लेते हैं। ये है हम लोगों का, ये है हम लोगों का लिक्विड, ये है हम लोगों का बल्क कॉम्पोजिशन, सॉरी ये है हम लोगों का बल्क कॉम्पोजिशन। तो इसको नाम देते हैं चलो जेड। अभी बताओ हम लोगों को कि यहाँ पे सॉलिड का परसेंटेज क्या है और लिक्विड का परसेंटेज क्या है? बताओ। दादा सॉलिड का है एक्स जेड बाई एक्स वाई एंड लिक्विड का है जेड वाई बाई एक्स वाई। सॉलिड का है सॉलिड का है एक्स जेड बाई एक्स वाई। जेड बाई एक्स वाई, हाँ, और लिक्विड का है into जेड 100 होगा ना, जेड, परसेंटेज बोला मैंने। हाँ इंटू 100, हाँ दादा इंटू 100 होगा परसेंट के, और इसका है जेड वाई बाई एक्स वाई इंटू 100%। जेड वाई वाई बाई एक्स वाई इंटू 100%, एकदम परफेक्ट। अभी बताओ ए पे, प्रेरणा बताएगी ए पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? जब ए पॉइंट पे हम लोग आ रहा है तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? वन।
अच्छा, क्या है कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है? 2 2। फेजेस कितना है? यही तो बात है यहाँ का, मजा तो इस पे आ रहा है। बोलो फेजेस कितना है? বলছে লিকুইড আর সলিড, লিকুইড আর সলিড, लिक्विड सॉलिड श्योर। হ্যাঁ দাদা। और फेजेस তাহলে নাম্বার কটা ফেজের? নাম্বার कितना है फेज का? 2 2 তাহলে f is equal to c minus p plus 1 মানে 1, राइट? 2 minus 2 plus 1, हाँ दादा। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पे L1 पे, L1 पे कितना है? 0। अच्छा, यहाँ पे फेज बस लिक्विड और सॉलिड क्यों लिए? दादा क्योंकि उस पे सॉलिड और सॉलिड दो जो अल्बाइड का एनोथेट का वो तो मिसिबल है ना, और लिक्विड तो एक मिसिबल है ही, इसलिए दो हो गए। मिसिबल है, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई वी टुक फेज एज 2। इसलिए दो हुआ। हाँ, परफेक्ट। L1 में कितना है? नोइतिक चुप क्यों बैठ गया? वो डांट दिया मैंने इसीलिए क्या? मैंने डांटा नहीं यार, मैंने बोला। हाँ, L1 में कितना है? 0 দাদা। कैसे? कंपोनेंट कितना है? फेज कितना है बताओ? ও 2 হবে 2। 2 হবে। হ্যাঁ সরি, L1 এ 2 হবে। कितना है कंपोनेंट, क्या क्या है बताओ? কম্পোনেন্ট 2 আর ফেজ 3। फेज 3। पेज 1 है। 1 কি বলছি? अच्छा, अभी ये सिस्टम कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये सिस्टम? लिक्विड धीरे 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 मूव करेगा, लिक्विड धीरे 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 मूव करेगा, मूव करके जिस पॉइंट पे जो सॉलिड क्रिस्टलाइज होगा, सपोज इस पॉइंट पे आया, अभी इस पॉइंट पे जो सॉलिड क्रिस्टलाइज हो रहा है उसका कॉम्पोजिशन किसके साथ मैच कर रहा है? उसका कॉम्पोजिशन मैच कर रहा है बल्क कॉम्पोजिशन के साथ। उसका कॉम्पोजिशन मैच कर रहा है किसके साथ? बल्क कॉम्पोजिशन जो था L1 का, उसका कॉम्पोजिशन के साथ जब जब मैच कर जाएगा तब ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो एक हर एक पॉइंट पे, समझ में आया कि नहीं आया? दादा एक बार और एक बार बोल दो। मैंने क्या बोला कि ये लिक्विडस के थ्रू मूव कर रहे हैं लिक्विड, हाँ कि ना? यहाँ पे एक ही लिक्विडस है, यहाँ पे एनाथाइट का लिक्विडस और एल्बाइट का लिक्विडस दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम लिक्विडस है यहाँ पे। तो कब जाके ये क्रिस्टलाइजेशन खत्म होगा? जब ये जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, ये जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, सपोज ये पॉइंट है हम लोगों का एम पॉइंट पे जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उसका कॉम्पोजिशन जो है, उसका कॉम्पोजिशन बल्क कॉम्पोजिशन के साथ सिमिलर है, हाँ कि ना? उसका कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन के साथ सिमिलर है। तो जब भी ये सिमिलर हो जाएगा बल्क कॉम्पोजिशन के साथ, मतलब क्या है कि जितना था लिक्विड, जितना लिक्विड था पूरा खत्म हो गया है और लिक्विड बचा नहीं है, तब जाके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विल एंड। तब जाके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विल एंड। नाउ a fascinating thing to know about the solid solution system is that यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डिफरेंट कंपोजिशन का रॉक जेनरेट होगा। हर एक पॉइंट पे डिफरेंट कंपोजिशन का रॉक जेनरेट होगा। अगर देखो पहला रॉक सपोज जेनरेट हो रहा है जिसका कंपोजिशन है एनोर्थाइट 80 एल्बाइट 20, जिसका कंपोजिशन है एनोर्थाइट 80
ये क्या हो गया? एनोर्थाइट 80, एल्बाइट 20। क्या किधर जा रहा है ये? ओ अच्छा, ये वो एल्बाइट 8, सॉरी एनोर्थाइट 80, एल्बाइट 20, और जो लास्ट में डॉक जनरेट हो रहा है उसका कॉम्पोजिशन है सपोज एल्बाइट 40, एनोर्थाइट 60, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एल्बाइट 60, एल्बाइट एल्बाइट 60, एनोर्थाइट 40। ठीक है, तो अगर एनोर्थाइट 80 होता है, एल्बाइट 20 होता है, तो उस रॉक टाइप का नाम क्या है? वाइटोनाइट। बाइटोनाइट। इसका रॉक का नाम क्या है? ओलिगोक्लेज। ओलिगोक्लेस। बीच में क्या जनरेट होगा? लैब्राडोर। अंडेसाइन एंड लैब्राडोराइट, दो रह गए। एंड अंडेसाइन होगा 50 पे, सॉरी। एंडेसाइन होगा। लैब्राडोराइट होगा? उसका बाद होगा। उसके बाद होगा लैब्राडोराइट। तो जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्या यूटेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे, तब हम लोगों को मैक्सिमम कितने टाइप ऑफ रॉक्स मिल रहे थे? 2 टाइप ऑफ रॉक्स मिल रहे थे, 2 टाइप जनरली। एक मिल रहा था पाइरोक्सिनाइट, क्लाइनोपाइरोक्सिनाइट था। क्लाइनोपाइरोक्सिनाइट मिल रहा था, हाँ दादा। एक गैब्रो। एक गैब्रो मिल रहा था, और अगर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तो कभी कभी एनॉर्थोसाइट भी हम लोगों को मिल रहा था। नॉट ओनली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, अगर एनॉर्थोसाइट के ऊपर बल्क कंपोजिशन रहा तो हम लोगों को एनॉर्थोसाइट भी मिल रहा था, हाँ कि ना? अगर बल्क कंपोजिशन इस टाइप हो रहा था, इस यहाँ पे हो रहा था बल्क कंपोजिशन, तो हम लोगों को एनॉर्थोसाइट भी मिल रहा था, हाँ कि ना? हाँ दादा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बल्क कंपोजिशन हम थोड़ा और भी ले ले और थोड़ा वेरिएशन कर ले, तो इन बिटवीन इटसेल्फ, मतलब पिछले बार क्या हो रहा था, एक बार में अगर बल्क कंपोजिशन एक बार में ओनली 2 टाइप ही मिल रहा था। एक बल्क कंपोजिशन सपोज L1 था, L1 के लिए दोनों टाइप रॉक मिलना ही पॉसिबल था, राइट? क्योंकि अगर बल्क कंपोजिशन अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, बल्क कंपोजिशन यहाँ पे ले रहे हैं, इसको अगर हम L1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग एनॉर्थोसाइट जनरेट नहीं कर पाते या नहीं कर पाते? नहीं दादा। नहीं कर पाते। पर यहाँ पे देखो, इन बिटवीन एक बल्क कंपोजिशन के लिए मल्टीपल अमाउंट ऑफ रॉक जनरेट हो रहा है, और अगर हम रॉक के नेमिंग में भी ना जाए, पर्टिकुलर एक रॉक में भी ले ले, सपोज बाइटोनाइट का कितना रेंज है? बाइटोनाइट का रेंज कितना है बताओ? बाइटोनाइट छोड़, एनॉर्थाइट एंडेसाइन का रेंज कितना है? अल्बाइट 50 एंड एनॉर्थाइट 50। एल्बाइट 50, एनॉर्थाइट 50। बस ये तो रेंज नहीं था, और भी थोड़ा रेंज था ना, मतलब 2 कितना है? हाँ, अप टू अल्बाइट 70, एनॉर्थाइट 30। एनॉर्थाइट 30, ये था रेंज। हमको इस रेंज के बीच जितना भी पॉइंट आएगा, ये एंडेसाइन का भी, हर एक जितना एंडेसाइन मिलेगा, हर एक एंडेसाइन का कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होगा। देखो इस पॉइंट पे एक डिफरेंट रॉक जनरेट करेगा, इस पॉइंट पे एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन जनरेट करेगा, इस पॉइंट पे एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन, हर एक पॉइंट पे जितना लिक्विडस मूव करेगा, जैसे ही थोड़ा लिक्विडस मूव कर लिया, यहाँ पे एक रॉक मिल रहा है, इसका एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगा। ऐसे करके यहाँ पे भी अगर आ जाओ, यहाँ पर भी एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगा। हर एक पॉइंट पे यहां से यहां तक के लिए जितना रेंज ऑफ पॉसिबल कॉम्पोजिशन हो सकता है, उतना पॉसिबल कॉम्पोजिशन हम लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ दादा। प्रेरणा बुझने वाली? हाँ। बात वही है।
दादा फिर वो जो मतलब 50 से 50 हाँ अल्बाइट 50 अनऑर्थेट 50 से अल्बाइट 70 और 30 उसका कंपोजिशन में मतलब उसका रेंज में जो भी रॉक है उसको अंडरसाइन ही बोलेंगे, मतलब कंपोजिशन डिफरेंट होगा पर नाम नेम उसका नाम तो अंडरसाइन same ही होगा। होगा। अगर उसको तो हम हर एक कंपोजिशन के लिए अगर रॉक बनाते तो बहुत ज्यादा हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता और भी रट्टा मारना पड़ता, पर ये क्या किया है कि एक रेंज कर दिया है कि इसके अंदर हम एंडेसाइन ही बोलेंगे, उसको एंडेसाइन ही बोलेंगे। पर ये सोचो हाँ कि दादा, एंडेसाइन के अंदर भी एक एंडेसाइन ग्रेड के साथ डिफरेंट दूसरे एंडेसाइन कंपोजिशन ग्रेड का है। कंपोजिशन अलग होगा। परसेंटेज ऑफ एल्बाइट एंड नॉर्थाइट विल बी डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा, तो ये होता है इसका सिस्टम, ये होता है हम लोगों का सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम। अभी पहले तो हम इसमें इसके अंदर क्या टेक्सचर्स आते हैं वो पहले पढ़ेंगे, क्या टेक्सचर्स आते हैं वो पहले पढ़ेंगे। और पहले टेक्सचर पढ़ते हैं या फिर पहले फ्रैक्शनल मेल्टिंग या फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने मेंशन करना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल FeMg मिनरल्स। ऑल FeMg मिनरल्स के लिए भी ये वैलिड है, ऑल FeMg मिनरल्स। तो ओलिविन का अंदर जो सॉलिड सॉल्यूशन आता है, ओलिविन का अंदर जो सॉलिड सॉल्यूशन आता है वो भी इस डायग्राम से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है दोनों एंड नंबर का वो डिफरेंट होगा। क्लाइनो ऑर्थोपाइरोक्सिन का भी सेम होगा, क्लाइनो एंड ऑर्थोपाइरोक्सिन का। फिर एम्फिबोल का भी सेम होगा, एम्फिबोल का जो FeMg एंड नंबर है उसमें भी सेम होगा। फिर बायोटाइट उसका भी सेम होगा, क्लोराइड उसका भी सेम होगा। तो अगर एग्जाम में इसको देख के आए, एल्बाइट एंड ऑर्थाइट ना देख के ये देख के आए तो हम लोगों को घबराना नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि इन सब में जो Fe एंड मेंबर होगा, जो आयरन वाला एंड मेंबर होगा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर और उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होगा। नीचे वाला मेल्टिंग पॉइंट हमेशा आयरन का होगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर FeMg करके बिठाना था हम लोगों को, फॉस्फेलाइट फायलाइट बिठाना था, तो यहां पर नीचे वाले पार्ट में हम लोग फायलाइट बिठाएंगे जो Fe एंड मेंबर है, और इस साइड में हम लोग फॉस्फेलाइट बिठाएंगे जो Mg एंड मेंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? হ্যাঁ দাদা, বলছি এখানে হ্যাঁ দাদা। টেম্পারেচার তোমার এক্সাক্ট জিজ্ঞেস তো করবে না? ना, एग्जैक्ट टेम्परेचर तुमको नहीं पूछेगा, আচ্ছা, ठीक है? पर हाँ, मतलब समझ में आया ये वाला पार्ट? हाँ दादा, अब MSc में जाके थर्मोबायोमेट्री, थर्मोबायोमेट्री, बैरोमेट्री ये सब पढ़ोगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट आएगा तुम लोगों को, ठीक है ना? अभी सपोज चलो इसका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, कौन बताएगा मुझको? एक तो हम लोगों को हम लोग तो बोले हैं कि एक पिछले वाले का तो बोले फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। सेम लॉजिक अप्लाई करके हम लोगों को यहाँ पर भी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फिर फ्रैक्शनल मेल्टिंग हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। बताओ हम लोगों को, कोई कौन 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 बताएगा? बोलो दादा मैं बताऊं? बोलो। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में जब बल्क लिक्विड मतलब बल्क वो जब लिक्विड उसको टच करेगा सब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा, और जो भी क्रिस्टल मतलब उसमें क्रिस्टलाइजेशन होगा उससे हम निकाल लेंगे वो लिक्विड से, और उसी तरह करके करके वो जब मतलब पूरी मतलब एकदम से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, तो लास्ट वाला सॉलिड रहेगा और बाकी उससे पहले जितना भी क्रिस्टलाइजेशन हुआ होगा उससे हम निकाल लेंगे। हाँ, तो एंड प्रोडक्ट हम लोग का क्या होगा बताओ? एंड में अल्बाइट का रहेगा, मतलब प्योर अल्बाइट मिलेगा प्योर और एल्बाइट, प्योर अनऑर्थाइट। एकदम परफेक्ट। रोना समझ में आया হ্যাঁ দাদা। কিভাবে? তুই একবার বোঝা আমাকে।
ফার্স্টে যদি আমরা ধরো L1 লিকুইড নেই, হ্যাঁ নিলে পরে যখন ওটা ক্রিস্টালাইজ করলো, ফার্স্ট যখন ক্রিস্টাল হলো সেটাকে আমরা মানে নিয়ে নিলাম। तो हिंदी में इंग्लिश में बोलना, हिंदी में इंग्लिश में बोलना प्लीज। अच्छा अच्छा, पहले जो L1 मेल्ट था उससे हाँ। जो क्रिस्टलाइज किया लिक्विड, तब जो हमको जो क्रिस्टल मिला वो हम हटा दिया। हाँ। तब जो मेल्ट जो है वो मेल्ट लास्ट में जाके जो क्रिस्टलाइज एकदम लास्ट तक जो हम क्रिस्टलाइज मिलेंगे हमको, वो होगा प्योर एल्बाइट का, क्योंकि पहले जो क्रिस्टल हुए थे एनाथाइट का वो हम निकाल लिया। ये है, वो हम निकाल दिए। तो निकाल देने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है निकाल देने से, ऐसे कि जो जिससे एल्बाइट प्योर फॉर्म हो रहा है। अगर हम निकाल रहे हैं ठीक है, पर निकाल देने से हो क्या रहा है? दादा निकलने से जो अनॉर्थाइट था वो तो मतलब लेस टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, तो वो ज़्यादा मतलब क्रिस्टलाइज करके वो पहले ही क्रिस्टलाइज हो जाएगा और उसे हम निकाल लेंगे, और फिर वो रह जाएगा अल्बाइट का, क्योंकि वो तो लेस टेम्परेचर में भी स्टेबल होगा, तो वो एकदम से वो प्योर फॉर्म में जाके 1090 पे क्रिस्टलाइज होगा और वो बस में रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ राइट राइट। पिछले बार समझे हो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैं बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, अभी चलो फिर तुम लोग ही बोलो। फ्रैक्शनल मेल्टिंग करेंगे, सपोज एक रॉक जनरेट हो रहा है, रॉक जनरेट हो रहा है एक्स में एक रॉक, नया वाला ड्राइंग करो, इसी रुक जाओ, या फिर इसमें ही बोलो। इसमें ही बोल दो। एक रॉक जनरेट हो रहा है x1, अगर इसका हम फ्रैक्शनल मेल्टिंग करेंगे तो क्या होगा? ये जो 1090 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वहां पे जाके मेल्ट फास्ट मेल्ट होगा। फर्स्ट मेल्ट 1090 में होगा, श्योर? हाँ क्यों? जो एल्बाइट रहा था वो तो उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर तो वही है। श्योर है। और सुना दादा अल्बाइट का लिक्विडस वहीं पे स्टार्ट होता है ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो वो भी एक है, वो तो मेल्टिंग पॉइंट ही तो मिलके लिक्विडस बनाता है, तो उसी से जाके वो लिक्विड होना स्टार्ट होगा। श्योर? है दादा। हाँ दादा। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, मेरे को लग रहा है कुछ अलग अलग सीन होगा। दादा फिर वो जो x1 मतलब वो जो एंड पॉइंट में उसमें जाके स्टार्ट होगा, क्योंकि वो वाला सॉलिडस है, सॉलिडस के ऊपर लिक्विड होना स्टार्ट होगा, फिर तो ऐसा ही होगा शायद। हाँ, और फिर वो ऐसे नीचे मूव करते हुए m वाला पॉइंट तक जाएगा, मतलब 1090 तक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा शायद। एम वाला पॉइंट 1090 नहीं, 1090 के थोड़ा ऊपर है। नहीं उसका ऊपर, हाँ उसका ऊपर मतलब उसी तरह से जाके m वाला पॉइंट के जाके फिर ऊपर जाके वो जो ऊपर L1 है उसी के मतलब कंपोजिशन का है ना वो भी x1, तो वहाँ तक जाकर लिक्विडस मतलब ए पॉइंट तक वो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा जब तक वो सॉलिड खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली, पहला मेल्ट जो है हमेशा फ्रैक्शनल करने से इसको ऊपर उठाना है, इसको ऊपर उठा के हम लोगों को यहाँ पे पहला मेल्ट जनरेट करेगा, नॉट 1090, इस पॉइंट पे पहला मेल्ट जनरेट करेगा। मेल्ट जैसे ही जनरेट कर रहे हैं इसको हम निकाल दे रहे हैं, निकाल लेते हैं तो थोड़ा ये ऐसे ऐसे करके शिफ्ट होगा, और नॉर्मल जैसे मेल्टिंग होता है उतना देर तक चलेगा। चलते 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 किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि पहला मेल्ट जो जनरेट हो रहा है उसमें एनॉर्थाइट का एल्बाइट का कंपोनेंट ज्यादा है, तो एल्बाइट का कंपोनेंट अगर हम निकाल दे रहे हैं तो एनॉर्थाइट का कंपोनेंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते वो एकदम ऊपर 1553 तक जाएगा, जहां जाके प्योर एल्बाइट एनॉर्थाइट मेल्ट जनरेट होगा। समझ में आ गया? हाँ दादा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा हम लोगों का टेक्सचर जनरेट होता है, और टेक्सचर जनरेट होने के बाद ही हम लोग करेंगे कि क्या क्या क्या, क्या सीन होता है। टेक्सचर जनरेट देखते हैं।
तो एक टेक्सचर होता है जोनिंग, जोनिंग इज अ वेरी गुड टेक्सचर, जोनिंग। तो एक होता है नॉर्मल जोनिंग और एक होता है रिवर्स जोनिंग। नॉर्मल जोनिंग में क्या होता है कि ये एक कैल्शियम रिच अंदर रहता है, कैल्शियम रिच, और उसके सराउंडिंग हम लोगों को सोडियम रिच मिनरल्स दिखाई देता है, सोडियम रिच। तो कैल्शियम रिच मतलब बीच में हम लोगों को एनोथाइड दिखेगा और पूरा साइड में हम लोगों को एल्बाइड दिखेगा। रिवर्स जोनिंग में क्या होता है, रिवर्स जोनिंग में बीच में रहता है सोडियम रिच और सराउंडिंग में रहते हैं कैल्शियम रिच। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा। अच्छा अच्छा, यही बात। अभी अभी अगर ऐसा हो रहा है कि कभी कभी हम लोगों को नॉर्मल जोनिंग एक ही रॉक के अंदर कभी कभी नॉर्मल जोनिंग दिखाई दे रहा है और कभी कभी रिवर्स जोनिंग दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी जोनिंग, ऑसिलेटरी जोनिंग। कभी कभी नॉर्मल कभी कभी रिवर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा। हाँ दादा। अच्छा, और क्या था इसमें? प्रेशर देखना है। प्रेशर वेरिएशन इसमें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब अच्छा, जोनिंग जो है ये जोनिंग हमेशा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के लिए होगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होगा। ठीक है, ये हमेशा याद। हाँ বলে দাও না কি কি ডায়াগ্রামে কেমন হচ্ছে? ডায়াগ্রামে কেমন করে হচ্ছে? হ্যাঁ কি বলছিস? হ্যাঁ দাদা। বুঝতে পারলাম না, কি আরেকবার বল। আমি বলছি যে জোনিংটা যে হচ্ছে না, যে ওই মানে हाँ देख हाँ। देख देख, पहले क्या होता है कि सपोज ये जो है यहाँ पर जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, ये सॉलिड क्या है? एनॉर्थाइट रिच है, हाँ कि ना? हाँ एनॉर्थाइट हाँ, रिच है। तो एनॉर्थाइट रिच है मतलब क्या है? ये पहले जनरेट हो रहा है, पहले जनरेट हो रहा है, हाँ कि ना? हाँ दादा। হ্যাঁ দাদা। तो पहले अगर जनरेट हो रहा है तो ये क्या होगा? पहले जब जनरेट हो रहा है तो इसको हम निकाल दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल दे रहे हैं। अभी कैल्शियम जो है वो हायर, मतलब कंपैरेटिवली हायर उसका वेट है, तो ये ऊपर जाके ऐसे फ्लोट करेगा। करते 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 धीरे धीरे जब हम निकालते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे आएगा जहां पे धीरे धीरे इस साइड मूव करेगा ना, सॉलिड की इस साइड मूव करता है सॉलिड, तो धीरे धीरे सोडियम रिच क्रिस्टल्स भी जनरेट करेगा, सोडियम रिच क्रिस्टल जनरेट करेगा धीरे धीरे। तो सोडियम रिच क्रिस्टल जब जनरेट करेगा तब क्या करेगा? वो इसके साथ ही ऊपर आ जाएगा, मेल्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ये सराउंड करके नीचे कैल्शियम बीच में और इसके सराउंडिंग सोडियम वाला क्रिस्टल जनरेट होता है। ये बीच में कैल्शियम जो पहले जनरेट हुआ था और बाद में जो सोडियम वाला जनरेट हो रहा है उसके सराउंडिंग सोडियम वाला उसके सराउंडिंग क्या बोलते हैं इसका हम लोगों का बीच में कैल्शियम और उसके सराउंडिंग सोडियम वाला जनरेट हो रहा है। समझ में आया? पर रिवर्स जोनिंग जो होता है, रिवर्स जोनिंग थोड़ा उल्टा सीन है। रिवर्स जोनिंग का क्या होता है? रिवर्स जोनिंग के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा अलग फैक्टर ऐड करना पड़ता है। क्या कि बाहर से कभी कभी हम लोगों को मेल्ट का सप्लाई देना पड़ता है। कैसे क्या होता है? पहले सपोज कोई एक सोडियम रिच कुछ भी जनरेट हुआ है, सपोज बाल कंपोजिशन यहाँ पे था जिसमें भी था एक सोडियम रिच अलग से बैठा है, फिर हम क्या किए? फिर हम बाहर से कुछ एनॉर्थाइट रिच मेल्ट सप्लाई कर दिए, तो ये शिफ्ट कर जाएगा, लिक्विड इस साइड पे आ जाएगा, बाल कंपोजिशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब क्रिस्टल जनरेट करेगा, फिर जो क्रिस्टल जनरेट करेगा वो एनॉर्थाइट रिच होगा, तो उसके सराउंडिंग ऐसे हम लोगों को एनॉर्थाइट रिच मटेरियल हम लोगों को दिखाई देगा। तो इससे करके हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स जोनिंग। तो एक ही सिस्टम के अंदर सपोज एक मैग्मा चेंबर के अंदर ये सब हो रहा है, एक मैग्मा चेंबर के अंदर ये हो रहा है, तो मैग्मा चेंबर से बाहर से हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं ओपन सिस्टम में। तो अगर हो रहा है तो जब रॉक फॉर्म होके वो मैग्मा चेंबर ऊपर उठ के आएगा तो एक ही जगह पे हम लोगों को नॉर्मल भी दिखेगा, एक ही जगह पे हम लोगों को रिवर्स भी दिखेगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी जोनिंग। समझ में आया? हाँ ठीक है,
आज के लिए हम ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पेरिटेक्टिक करना है या फिर लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन करना है, या फिर दोनों ही एक साथ कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ा लंबा फिर ले लेंगे, क्योंकि आज मेरा ना तबीयत फिर बुखार आ रहा है मुझको। समझ में आया? थोड़ा छोटा क्लास है आज का।